हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। माई सेल्फ RSP सर। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान देंगे। जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे यह जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 और 12 मैथ्स यानी गणित को बेहद ही सरल तरीके से पढ़ाया और समझाया जाता है। मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट दूँ। यहाँ पर आप RS अग्रवाल की मैथ्स और NCERT मैथ्स को पूरी तरह से बना सकेंगे और सीख सकेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9122346631 पर केवल और केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसे आपको बताएंगे दो तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा किया और उसमें आपको यह भी बताया कि इसको हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप जान रहे होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपका थीटा का वैल्यू n पाई होता है और n जो होता है वह i का एलिमेंट होता है। इसके बाद अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2, n जो है आपका i का एलिमेंट होता है। और यह tan थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि सर cot थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या करेंगे, sec थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या करेंगे, cosec थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे। तो उस स्थिति में बच्चों आप जो है उस स्थिति में sec, cot और कोसेक को आप साइन कॉस टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आपका दिया रहे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसको साइन कॉस टेन इस तीन में ही कन्वर्ट कर देना है आपको। पिछले वीडियो में हमने बताया आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, तो आज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 डिग्री से 360 के बीच में होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप यह कोऑर्डिनेट एक्सिस को जान रहे हैं। इसमें यह 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री और यह आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री और अगेन यहाँ पर आप 360 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप बेहद बढ़िया तरीके से जान रहे हैं। यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और यह थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यह आप लोग जान रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी हम निकालेंगे, कोई भी, जैसे मान लीजिए साइन का ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, ये उसका वैल्यू जो है, मान लीजिए साइन का वैल्यू प्लस में दिया गया है, साइन थीटा का जो वैल्यू है प्लस में दिया गया है, तो यह प्लस वैल्यू साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट भी होता है। तो इस तरह से इस इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 निकलेगा। इसके बाद यदि मान लिया जाए कि साइन थीटा का वैल्यू आपका निगेटिव में हो, किस में हो, निगेटिव में दिया रहे, तो इस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है 2 निकलेगा। क्योंकि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो साइन थीटा का 2 जो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू आपका थर्ड क्वाड्रेंट का होगा और दूसरा वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। चाहे आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 को ही ले लेते हैं, तो 10 का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो उसका 2 वैल्यू निकलेगा। कहाँ कहाँ निकलेगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चूंकि 10 जो है यह दोनों जगह पॉजिटिव होता है। अगर 10 का वैल्यू निगेटिव में दिया रहे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो उसका भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 निकलेगा। निगेटिव 10 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और यह आपका निगेटिव 10 होता है, 10 का वैल्यू निगेटिव होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हम लोग जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे 2 तरह से निकालेंगे, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा प्राप्त होगा।
अब इसके लिए मैं दो मेथड आपको बताने जा रहा हूं और आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपाउंड एंगल शुरू किए थे उसमें देखिए, याद कीजिए, आप लोगों को बताया गया था कि यदि साइन 2n प्लस पाई हो, साइन 2n पाई प्लस थीटा हो, तो इसको थीटा ही लिखते हैं, साइन थीटा ही लिखते हैं, और इसमें रेशियो चेंज नहीं होता है। या यदि आपका n पाई भी रहे तो हम क्या लिखते हैं, प्लस थीटा इक्वल, सॉरी माफ़ करेंगे, 2 पाई रहे तो यह आपका जो है रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन थीटा ही बन जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो वैल्यू होता है एक कंप्लीट रोटेशन कर देता है। जैसे मान लीजिए ये थीटा ही है आपका, यहाँ से हम इस तरह से चलें, एंटी क्लॉकवाइज में चलें, तो यह थीटा के साथ अगर 2 पाई भी ऐड हो जाए तो पोजीशन हमारा वहीं पे पहुंच जाता है। इसलिए साइन के साथ 2 पाई ऐड कर दें, 4 पाई ऐड कर दें, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन करके हम यहाँ से चलेंगे तो फिर यहीं पे पहुँचेंगे। सीधी बात इस तरह से समझिए कि अगर फील्ड में आप कहीं भी खड़े हैं और आपको एक चक्कर लगाना है तो निश्चित रूप से आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे लौट के आप आइएगा। फिर 2 चक्कर लगाना है तो फिर जहाँ से आप शुरू किए हैं वहीं पे आप आते हैं, पहुँचते हैं। तो आपका जो पोजीशन है, यानी कि जब वैल्यू है वही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। उसी तरह से साइन थीटा का भी वैल्यू 2 पाई प्लस, एंगल में अगर 2 पाई प्लस करते चले जाएं तो उसके वैल्यू में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन tan के साथ अलग कंडीशन है, tan का वैल्यू जो है रिपीट होता है पाई में ही, है ना, पाई में ही। देख सकते हैं tan जो है एक बार प्लस माइनस, फिर यहाँ से यहाँ तक tan एक बार प्लस और फिर माइनस, प्लस लेता है फिर माइनस लेता है tan, फिर प्लस लेता है फिर माइनस, एक सिमेट्रिक बन जाता है इसमें। इसीलिए tan जो होता है यह पाई पर ही रिपीट करने लगता है, अपना वैल्यू पुनः दोबारा रिपीट करने लगता है। इसीलिए tan पाई प्लस थीटा अगर है तो इसको हम सिर्फ tan थीटा ही लिख सकते हैं। ये सारा वैल्यू भी आपने पढ़ा होगा, आप जात के बुक में पीछे ज़रूर देख लें इसको एक बार। इसके बाद आप याद कीजिए कि किस किस स्थिति में हमारा रेशियो चेंज नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि साइन 180 प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, थीटा आ जाए, तो यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर साइन कुछ भी आ सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी साइन आ सकता है, लेकिन इसमें रेशियो चेंज नहीं होता है। 180 रहने पर रेशियो चेंज नहीं होता है। या तो आपका tan 180 प्लस माइनस थीटा रहे तो इस स्थिति में भी रेशियो चेंज आपका नहीं होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। मान लीजिए कि कॉस आपका पाई प्लस माइनस थीटा रहे तो इसमें भी रेशियो चेंज नहीं होता है, यह कॉस थीटा ही आता है। अब प्लस या माइनस ये साइन सिर्फ चेंज हो सकता है, और कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है। आपको याद होगा कि अगर 2 पाई रहे, है ना, साइन 2 पाई रहे तो यहाँ तो हम रेशियो चेंज नहीं करते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो इस स्थिति में भी रेशियो चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉस 2 पाई रहे प्लस माइनस थीटा रहे तो यह प्लस माइनस जो भी आए साइन, इसका कुछ भी साइन आ सकता है, और यहाँ पे लेकिन कॉस थीटा ही रह जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। ये प्रॉपर्टी हमको इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नो रेशियो चेंज का कंडीशन कहाँ कहाँ आप प्राप्त करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज के पहले प्रॉब्लम को ही देखते हैं। तो एक्सरसाइज 17 में पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, साइन x इक्वल टू √3/2 है आपका। तो इसे बच्चों हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। पहला मेथड मैं सिखा रहा हूँ और फिर दूसरा मेथड भी हम लोग सीखेंगे, यानी कि पहले इसको पहले स्टाइल से देखिए, फिर बाद में हम लोग इसको दूसरे स्टाइल से देखेंगे। अब क्या होता है कि इस साइन, ये साइन x है आपका, इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव है, और यह भी हम जान रहे हैं कि इसका वैल्यू जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा 2 निकलेगा।
अगर आप साइन 180 माइनस एक्स लिखते हैं, यानी कि पाई माइनस एक्स, याद कीजिए साइन 180 माइनस एक्स, पाई रहे तो नो रेशियो चेंज, और चूंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नो रेशियो चेंज, और उसके बाद यह साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस वैल्यू को लिखें या इस वैल्यू को लिखें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद याद कीजिए कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, जान रहे हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री हमने लिख दिया। अब हम इससे दो वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक साइन x इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। याद कीजिए कि 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है तो 60 को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, π/180, 6 6 3 18, तो π/3 आता है। उसके बाद यह साइन आपका एक वैल्यू ऐसे भी ले लीजिए, आपका साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन π/3। अब दोनों तरफ से साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, आपका हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको x का जो वैल्यू मिलता है, एक π/3 मिलता है और दूसरा पाई माइनस एक्स इक्वल टू π/3 मिलता है। अब इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, एक ठो तो ऑलरेडी सॉल्व है। x का एक प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपका क्या निकला, π/3 निकला, और इससे पाई माइनस π/3 को लेफ्ट साइड लेते आए, x को राइट साइड लेके चले गए, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आएगा इक्वल टू x, है ना। तो इस तरह से x का दो मान हमको मिल गया, है ना। और इसमें ध्यान रखना है, देखिए दोनों जो वैल्यू है आपका 360 से छोटा है कि नहीं। तो 2 × 60 120 होता है आपका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी वैल्यू 360 से छोटा ही है। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है आपका, cos x इक्वल टू हाफ है आपका। तो यह cos x इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, और यह क्या क्या होगा इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। cos x लिखा हुआ है यह, तो cos 2π माइनस एक्स अगर लिखें हम, तो 2π माइनस एक्स जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। याद कीजिए 2π यानी 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का जो वैल्यू होता है यह पॉजिटिव में होता है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका इतना ही आएगा, cos x ही आ जाएगा। यहाँ पर आप 2π प्लस x भी लिख सकते हैं। तो 2π प्लस x लिखने से क्या होगा, यह पुनः फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा, और यह cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू दे ही रहा है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि यह जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू दे रहा है, तो ये आपका किस में दे रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है। हम जान रहे हैं कि दो वैल्यू होगा जो पॉजिटिव होगा। और हाफ जो है हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3 इक्वल टू हाफ होता है, cos π/3 का वैल्यू हाफ होता है। अब एक जो है आपको मिल गया cos x इक्वल टू cos π/3 मिल गया, और दूसरा जो मिल गया आपका cos 2π माइनस एक्स इक्वल टू cos π/3, ये वैल्यू मिल गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे x का वैल्यू π/3 प्राप्त होता है, और यह इससे 2π माइनस एक्स इक्वल टू π/3 मिलता है। यह 2π माइनस π/3 इक्वल टू x लिख सकते हैं आप इसको। इसके बाद यह आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 2 6 5π/3 हो जाएगा, और यहाँ x का जो वैल्यू है π/3। इस तरह से हम लोग दो जनरल दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, और इस दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन को चेक भी कर लेना है कि यह जो है 360 से छोटा है ना। तो निश्चित रूप से यह π/3 का कितना वैल्यू हुआ आपका 60, 60 × 5 6 5 30, यानी कि 300 डिग्री पर इसका वैल्यू जो है हाफ ही होता है,
और उसके बाद 60 डिग्री पर भी इसका वैल्यू हाफ ही होता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग और भी मेथड देखेंगे, एक मेथड और है, एक दूसरा स्टाइल और है। इसके बाद हम लोग चलते हैं tan x = √3। जो भी समझना है इसी में मुख्य रूप से समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगला जो है हमारा क्या है, tan x = √3। tan x = √3। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता ही है, और यह जो है आपका थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। ऑल, साइन, tan, cos थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। तो थर्ड में इसको ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि tan x तो लिखेंगे ही, और tan 180 + x भी लिख सकते हैं। यह दोनों का जो वैल्यू होता है सेम होता है, यानी कि tan 180 - x को प्लस x को हम tan x भी लिख सकते हैं। इक्वल टू √3 कहने का मतलब tan π/3 हो गया। अब इससे हमको क्या मिलता है कि एक tan x = tan π/3 लिख सकते हैं, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 + x = 180 के बदले में चलिए पाई लिख देते हैं, इक्वल टू π/3 हो गया। इससे हमको x का जो वैल्यू मिला π/3 मिला, और इससे पाई - x प्लस x का वैल्यू π/3 मिलता है, और यह x का वैल्यू π/3 - पाई जो कि -2 π/3 हो जाता है। यानी कि x का वैल्यू एक π/3 मिला, और दूसरा जो है x का वैल्यू -2 π/3 मिला। तो यहाँ पर देखिए कि हमको यह चेक करना है कि दोनों आपका 360 से छोटा है कि नहीं। तो फट से आप कहिएगा कि नहीं सर, ये -2 π/3 जो है यह 2 π से छोटा तो नहीं है। तो इस कंडीशन में तो हमारा यह प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये देखिए आपका यह क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट एक्सिस है, और इसमें -2 π/3, तो -2 π/3 यह π/2 हुआ, और उसके बाद यह पाई हो गया, है ना। -2 π/3 कहने का मतलब 6 दूना 12, 120 डिग्री। ये पोजीशन जो है आपका यहाँ पे आता है, -2 π/3 आता है, -2 π/3 यहाँ पे आपका मिलता है। तो ये -2 π/3 का पोजीशन है। अगर बच्चों हम इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमा दें, इस तरह से ये यहाँ तक घुमा, ये घूम के यहाँ पर आया, और इसमें हम लोग प्लस कर दें, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दें, तो इसके मान में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। यह जहाँ पे होता है यह एंगल, उसी क्वाड्रेंट में वह एंगल रह जाता है। क्या करने से, 2 पाई प्लस करने से। तो x का वैल्यू एक π/3 लिखेंगे, और दूसरा लिख देंगे 2 पाई प्लस -2 π/3। यह आपका हो जाएगा दूसरा वैल्यू। यह कंडीशन आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका निगेटिव आ जाए। निगेटिव आ जाए तो फट से उसमें 2 पाई प्लस कर दीजिए, तो वह चला गया आपका, एक चक्कर घूम के फिर उसी जगह चला पे आया। लेकिन देखते हैं कि यह प्लस होता है कि नहीं। तो यह π/3 तो हो गया, 2 पाई -2 π/3 अगर करते हैं, 2 पाई -2 π/3 करते हैं, तो 3 दूना 6 पाई -2 π/3 होता है। तो यह वैल्यू जो है आपका 4 π/3 हो गया। तो इस तरह से यह 4 π/3 आ गया। तो x का जो है दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको मिल गया। एक क्या मिल गया, π/3 मिल गया, और दूसरा 4 π/3 मिल गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, और ध्यान यही रखना है कि अगर निगेटिव में आपका एंगल आ जाए तो क्या करना है, उसमें 2 पाई ऐड कर देना है, तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा आपका, और हमारा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो पहले स्टाइल से आपको बताए हम।
अब हम लोग इसको दूसरे स्टाइल से सीखते हैं, दूसरे तरीके से सीखते हैं इसको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का तरीका। तो इसमें जो भी अच्छा लगे आप उसी को फॉलो कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो कीजिए। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी। क्या इसमें आपको जानना होगा कि आप ये क्वाड्रेंट्स के बारे में वाकिफ़ हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह सेकेंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप यह भी जान रहे हैं कि किसी का जो है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो 2 होगा आपका, और यह किस किस में होगा यह भी पता है आपको। अगर 10 प्लस में होता है तो यह 10 + 1 में और किस में आता है, थर्ड में आता है। अगर 10 माइनस में है इसका वैल्यू तो यह सेकेंड में और फोर्थ में आता है। इस चीज़ को आप जान। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को दूसरे तरह से निकालने के लिए आपको बच्चों थोड़ा मोड़ा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको आप जान रहे हैं। इसको शॉर्ट पे याद रखिए, ASTC अगर याद देना आता है तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि कोई भी वैल्यू अल्फा अगर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर पाई माइनस अल्फा लिखते हैं, इसमें पाई प्लस अल्फा लिखते हैं, और इसमें 2 पाई माइनस अल्फा लेते हैं। अब ये अल्फा क्या है इसके बारे में आगे जाके और क्लियर करेंगे, 1 मिनट आप वेट कीजिए। और हम लोग यह भी जानते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वह 2 होता है, वो किसी 2 क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे आपको ये दिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू √3/2, साइन एक्स इक्वल टू √3/2, तो इसमें आपको क्या करना है कि साइन एक्स को मॉड में ले लेना है √3/2 को। मॉड में लेने से क्या हो गया कि इसका प्लस और माइनस को नेग्लेक्ट कर देना है। इसके बाद यह साइन जो भी होगा तो प्लस में ही आ जाएगा, तो साइन √3/2 किस पे होता है, यह π/3 पर होता है। यानी कि x का जो वैल्यू निकल गया यह π/3, यही x जो है आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। यही x जो है आपका अल्फा हो गया। तो चलिए अल्फा एक निकल गया आपका। और दूसरा बात ये जान रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू होगा हमारा, यह साइन जो होगा यह किस किस में होगा पॉजिटिव, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू अल्फा तो हमको मिल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके वैल्यू को पाई माइनस अल्फा हम लोग लिखते हैं। तो इसलिए एक्स का एक और वैल्यू क्या लिख देंगे, पाई माइनस अल्फा, जो कि पाई माइनस π/3 होने से यह 2π/3 हो जाता है। इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 और 2π/3 आपका मिल जाता है। चलिए एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि cos x का जो वैल्यू है, cos x का वैल्यू -½ आपका दिया गया है। cos निगेटिव किस किस में होता है, cos का वैल्यू निगेटिव होता है आपका, देखिए किस में होता है, यह आपका सेकेंड में होता है, थर्ड में होता है। तो इस तरह से इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा किस में निकलेगा, सेकेंड में प्राप्त होगा और थर्ड में प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि cos x को मॉड ऑफ हाफ ले लेना है, यानी कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है। और ये दिमाग में रखना है कि इसका जो वैल्यू होगा सेकेंड में होगा और किस में होगा भाई, थर्ड में होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। अब इससे x का वैल्यू आप निकालिए, तो cos x इक्वल टू cos हाफ कहने का मतलब π/3 हो गया।
x का वैल्यू हो गया π/3, यही जो वैल्यू है आपका अल्फा का वैल्यू निकला। अब यह जो है अल्फा किस में है, सेकेंड में है, थर्ड में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x का वैल्यू देखिए पाई माइनस अल्फा लिखते हैं, तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे। और यह थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x का वैल्यू थर्ड में देखिए पाई प्लस अल्फा है, तो पाई प्लस π/3 लिखेंगे। तो यही आपका हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4π/3 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको cot x इक्वल टू -√3 दिया गया है, ये दिया गया है, तो सॉरी cot x, तो cot x को आपको ले लेना है मॉड में ले लेना है। मॉड में कहने का मतलब कि सिर्फ √3 ले लेना है। अब cot को क्या बताए थे कि हमेशा साइन कॉस या tan में रखना है आपको। तो यहाँ cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं, और यह आपका √3, इसके बाद यह 10x इक्वल टू 1/√3, जो कि 10π/6 का वैल्यू होता है। इस तरह से x इक्वल टू π/6 आ गया, यानी कि यह जो वैल्यू हुआ आपका किसके लिए वैल्यू हुआ, अल्फा के लिए वैल्यू हुआ। और यहाँ पर डिसाइड कीजिए कि अब यह जो है किस क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। cot जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप दिमाग में रखिए सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर यह अल्फा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा को हम पाई माइनस अल्फा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा, यानी कि π/6, ये x का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x को हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 2π माइनस अल्फा लिखते हैं। तो 2π माइनस π/6 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 5π/6 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11π/6 आएगा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो है आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, हमेशा सारे वैल्यू को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालेंगे, माइनस में रहे या प्लस में रहे। और उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वह जो वैल्यू दिया गया है किस किस क्वाड्रेंट में दिया गया है, उसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, है ना, लिख लीजिए। अब जब प्लस करके जो भी वैल्यू आप निकाले उस क्वाड्रेंट में उस अल्फा किस तरह से अरेंज है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल का ही कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 17 RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर आप देख सकते हैं, साइन x इक्वल टू -½ दिया गया है। तो साइन x इक्वल टू -½ दिया गया है, ये माइनस में दिया गया है। तो साइन जो होता है माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो साइन आपका माइनस होता है, देखिए थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। तो ये आप थर्ड नोट कर लीजिए और फोर्थ को नोट कर लिए। इसके बाद क्या करना है, हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस में डाल दिए तो 1/2, यानी कि साइन π/6 होता है इसका वैल्यू, यानी कि 30 डिग्री पर साइन का वैल्यू हाफ होता है। अब इससे क्या हुआ, हमको x इक्वल टू π/6 निकल गया, यही है अल्फा आपका। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस x का वैल्यू जो है थर्ड में देखिए पाई प्लस अल्फा है, तो लिखेंगे पाई प्लस अल्फा का वैल्यू π/6 है,
तो π/6। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू जो है देखिए 2π माइनस अल्फा है, तो 2π माइनस π/6 लिखेंगे। बच्चों इसको तो आप सॉल्व करने के लिए जान ही रहे होंगे, यह 7π/6 आ जाएगा और यह आपका 6 दूना 12 11π/6 आएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए √3 cosec x प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 दिया गया है। तो यहाँ पर √3 cosec x को लिख सकते हैं आप कितना, -2 लिख सकते हैं। यह cosec x को लिख सकते हैं -2/√3। इस cosec का रेसिप्रोकल sin x होता है, तो sin x को -√3/2 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसका वैल्यू निगेटिव में रहे कि पॉजिटिव में रहे। पॉजिटिव लेके हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो sin x इक्वल टू मॉड ऑफ √3/2, यानी कि साइन कितना डिग्री हो गया भाई, प्लस में √3/2 यानी कि π/3 होता है। इस तरह से x का वैल्यू π/3 यानी अल्फा का जो वैल्यू है आपका π/3 निकल गया। अब यहाँ पर ही सोचना है आपको, यहीं पे सोचना है कि साइन का जो वैल्यू है निगेटिव किस में होता है। साइन का वैल्यू निगेटिव आपका होता है थर्ड में एंड फोर्थ में, तो यह थर्ड में होता है और यह फोर्थ में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा जो x का वैल्यू थर्ड के लिए हम π+α लिखते हैं, और x का जो दूसरा वैल्यू फोर्थ में लिखते हैं हम लोग 2π माइनस अल्फा लिखते हैं। तो यह π प्लस π/3 जो कि हो जाएगा आपका 4π/3 हो जाएगा, और यह 2π माइनस π/3 यह आपका 3 दूना 6 यानी कि 5π/3 हो जाएगा। यही आपका हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैं अब यह उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से बना लेंगे। आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से यह टास्क रहा कि आप एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूर ही बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें खबर करें या तो कमेंट सेक्शन में लिखें। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं और जल्द ही मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं अगले प्रॉब्लम को लेकर, अगला आपका जनरल सॉल्यूशन को लेकर। धन्यवाद।